नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2024 का लोकसभा चुनाव किसने हारा किसने जीता, अगर यह सवाल पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह बीजेपी की जीत है, एनडीए की जीत है और हम सरकार बनाने में सक्षम हो गए हैं अपने गठबंधन के साथ। और अगर इंडिया गठबंधन से पूछा जाए, विपक्षी पार्टियों से पूछा जाए, तो विपक्ष इसे अपनी जीत बताता है। अब इनमें दोनों में कौन सही है, कौन गलत है, आज हम इसी पर विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार 370 पार सीटें लाने का दंभ भर रही थी, उसकी करारी हार हुई है। अब वो भले न माने कि उसकी हार हुई है और उसके गठबंधन की जीत हुई है, लेकिन उसकी जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मुद्दे नहीं रहे हैं, बल्कि विपक्ष की कमजोरी रही है। कांग्रेस और उसके तमाम घटक दल इंडिया गठबंधन के जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, जितनी एकता दिखानी चाहिए और जिस तरह से ग्राउंड लेवल तक मुद्दे को ले जाना चाहिए, उसमें वह सक्षम नहीं हुए हैं। अगर 5 गारंटियां 25 न्याय और संविधान का मुद्दा, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया होता तो भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई होती। लेकिन सबसे पहले तो इंडिया गठबंधन को बनाने में देरी हुई और उसके बाद आपसी तू मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया गठबंधन को ख़त्म कर देने की मुहिम जो चलाई गई और काफ़ी हद तक उसमें सक्षम भी रहे, लेकिन इसके बावजूद इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को रोक दिया है और एक सशक्त विपक्ष आज खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने प्रचार के बल पर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर, आरएसएस के प्रचारकों के ग्राउंड लेवल पर होने के बल पर और तमाम लाभार्थी योजनाओं को लागू करके और तमाम झूठ व जुमले करके जिस तरह से चुनाव जीती है और 240 सीटें पाई है, हम नहीं समझते हैं कि उसे 240 से 40 पर नहीं लाया जा सकता था। बिल्कुल लाया जा सकता था, लेकिन इसमें इंडिया गठबंधन की मजबूरियां भी थी। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच आपसी समन्वय स्थापित न हो पाना और इंडिया गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम न आना, इंडिया गठबंधन का कोऑर्डिनेटर न बन पाना, ऐसे बहुत से कारण हैं जिससे कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव नहीं लड़ सका। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे अहंकार था कि हमारे पास तो सभी सरकारी मशीनरी है, चुनाव आयोग है, आरएसएस है और तमाम लाभार्थी योजनाएं हैं, हम कैसे नहीं जीतेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को। और इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से इंडिया गठबंधन को जिस तरह से कमज़ोर करने की और कांग्रेस के तमाम बैंक खातों को बंद कर देने और तमाम नेताओं को जेल में डालने, इंडिया गठबंधन के नेताओं को तोड़ करके अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया था, वह प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा। और अगर इंडिया गठबंधन
से नीतीश कुमार नहीं अलग हुए होते तो शायद जो रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी की हार होती और इंडिया गठबंधन की जीत होती। लेकिन इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा लाभार्थियों का रहा, हम समझते हैं कि वह बहुत हद तक काम नहीं आया है। इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष का संविधान को बचाने का मुद्दा था, वह मुद्दा सफल हुआ है, लेकिन पूरे देश में नहीं सफल हुआ है। वह मुद्दा उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक राजस्थान में सफल हुआ है, लेकिन बिहार और झारखंड और तमाम राज्यों में वह मुद्दा सफल नहीं हुआ है। और इस इतने बड़े मुद्दे को अगर भुना पाने में इंडिया गठबंधन के लोग सक्षम नहीं साबित हुए हैं तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी कभी भी हराया नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण, राम मंदिर, शिव मंदिर बनारस में, काशी में और कृष्ण मंदिर मथुरा में, उसका यह मुद्दा बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है और इस देश की जनता ने बता दिया है कि अब हिंदू मुस्लिम करके भगवान का नाम ले करके चुनाव नहीं जीता जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया, धार्मिक ध्रुवीकरण किया, कुछ राज्यों में उन्हें जरूर सफलता मिली है। वो चाहे हिंदुत्व का गढ़, हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात रहा हो, वो चाहे छत्तीसगढ़ रहा हो, वो चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, वो चाहे उत्तराखंड रहा हो, यहाँ पर विपक्ष को भारी कीमत चुकानी पड़ी है अपने गठबंधन की निष्क्रियता की वजह से। भारतीय जनता पार्टी कमोबेश अगर राज्यवार देखा जाए तो अभी वह इंडिया गठबंधन से कहीं ज़्यादा मजबूत है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, उसके अच्छे परिणाम सामने आए। अगर इसी मुस्तैदी के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया होता, जहां पर कि कांग्रेस पार्टी फिसड्डी शामिल हुई है, फिसड्डी साबित हुई है, और वहां का कांग्रेस का नेतृत्व जब आपस में ही लड़ता रहा, टकराता रहा और जमीनी स्तर तक मुद्दों को, संविधान के मुद्दे को, लाभार्थी योजना के मुद्दे को जमीनी स्तर पर कांग्रेस नहीं ले जा सका है, जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में स्वीप किया है और लगभग 100% सीटें उसके हक में आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम किया और संविधान पर जो उन्हें नुकसान होने जा रहा था, उसे रोकने में काफ़ी हद तक सक्षम हुए। और लाभार्थी योजना जरूर कांग्रेस ने चलाई कि हम 5 किलो के बजाय 10 किलो राशन देंगे, हम 5 न्याय 5 गारंटियां लेकर के आए हैं और इससे जनता को लाभान्वित करेंगे। सबसे पहले तो हम कह दें कि अगर 5 किलो ज़्यादा, यानी भारतीय जनता पार्टी 5 किलो दे रही है और कांग्रेस पार्टी 10 किलो राशन देगी, तो यह बहुत देर से उसने इस मुद्दे को उठाया और यह मुद्दा 80 करोड़ लाभार्थियों तक नहीं पहुंच सका है। मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में, लगभग सभी संसाधनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कब्जा, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर, इन सब मिल करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारी क्षति नहीं पहुंचाने दिए, उससे इंडिया गठबंधन को सबक लेना चाहिए।
आरएसएस और बीजेपी के बीच घमासान आज से नहीं, चुनाव के पहले से है, लेकिन इसका फायदा चुनाव में विपक्ष नहीं उठा सका। इस बार 2024 के चुनाव में आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी एक अवसरवादी पार्टी है। समय को परखते हुए अपने को बदल देना, वोट की राजनीति करना और 24 घंटे नरेंद्र मोदी और शाह अगर वोट जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए मंथन करते रहते हैं और बदलते वक्त के मुताबिक अपनी पार्टी को बदलते रहते हैं, भले ही उनका कोर मुद्दा, जो उनका वास्तविक एजेंडा था, वो भले ही पीछे छूट जाए, लेकिन किसी भी हद तक जा करके चुनाव जीतना है। यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबब है। लेकिन इस सबब में भी उसे मुंह की खानी पड़ी है जब उसका राम का मुद्दा और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का मुद्दा काम नहीं आया। लेकिन इन मुद्दों को विपक्ष, इंडिया गठबंधन भुना पाने में नाकाम रहा। संविधान बचाने की बात आई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पलट दिया और कहा कि संविधान को बदलने का काम तो कांग्रेस पार्टी करती है। 100 से ज़्यादा बदलाव किया है अब तक संविधान में और निचले स्तर तक इस बात को ले जाने में वह सक्षम भी हुए, जबकि ये सरासर झूठ है। संविधान में अमेंडमेंट हुआ है, बदलाव किया गया है वक्त के मुताबिक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। उस बदलाव को खत्म करना कह करके कांग्रेस के हथियार को, संविधान के हथियार को छीनने का काम किया था। और आपने देखा कि चुनाव के बाद किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग पड़ गए संविधान के सामने, अपने सिर से लगाया संविधान को, ताकि देश की जनता के बीच 97 करोड़ मतदाताओं के बीच यह संदेश जाए कि हम संविधान के विरोधी नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान का कितना विरोधी है और संविधान की धज्जियां उड़ाने में कितना काम किया है, यह किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद मनुस्मृति पर आधारित संविधान की कॉपी हरिद्वार धर्म संसद में पेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार विवेक देबोराय ने जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए संविधान को खत्म करने की बात कही थी, यह भी किसी से छुपा नहीं है। संविधान जब बना था उस समय से आरएसएस संविधान का विरोध कर रहा है और आए दिन संविधान को जलाने की भी घटनाएं सामने आती हैं। उन जलाने वालों में जंतर मंतर पर कई बार ऐसा देखा गया कि संविधान की प्रतियां जलाई गई, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुकृत्यों को इंडिया गठबंधन सामने नहीं लाया। कहीं भी बात नहीं कही गई कि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को जलाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से असंवैधानिक कार्य किया है पिछले 10 सालों में, इस मुद्दे को भी जमीनी स्तर तक इंडिया गठबंधन नहीं ले जा सका है। ओबीसी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे राहुल गांधी ने पकड़ लिया और कांग्रेस ने अब तक इसे हमेशा नज़रअंदाज किया था। लेकिन इस मुद्दे को भी
जमीनी स्तर तक ले जाने में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सक्षम नहीं साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में पीडीए बना करके जिस तरह से अखिलेश यादव ने ओबीसी के मुद्दे को निचले स्तर तक ले गए और संविधान के मुद्दे को निचले स्तर तक ले गए, वहाँ पर देखिए तो परिणाम बिल्कुल उलट गया है। अगर इसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और दिल्ली में, जहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100% सीटें आई हैं, अगर इन मुद्दों को ज़मीनी स्तर तक पहुँचाया जाता तो आज परिणाम कुछ और होता और भारतीय जनता पार्टी 100 के नीचे सिमट गई होती। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा है, हम तो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा ही नहीं है। यह चुनाव 2024 का 97 करोड़ मतदाताओं और भारतीय जनता पार्टी के बीच यह चुनाव हुआ और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को अगर पहले की अपेक्षा कुछ बढ़त मिली है तो उसकी वजह से यही निकल करके सामने आता है कि जनता ने चुनाव लड़ा है, कांग्रेस और इंडिया ने चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन वक्त सबको सीख दे देता है। इन चुनावों से भारतीय जनता पार्टी को भी सीख मिली है और इंडिया गठबंधन का आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है, लेकिन उसे सीख भी मिली है कि अगर उत्तर प्रदेश की तरह सभी राज्यों में वहाँ के क्षत्रपों से मिलकर के अपने कोर मुद्दे को ज़मीनी स्तर तक ले जाते तो उसके परिणाम और चौंकाने वाले होते। लेकिन काश ऐसा नहीं हो सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के वक्त कहा था कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण नहीं करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा सार्वजनिक जीवन व्यर्थ हो जाएगा, हम सार्वजनिक जीवन के काबिल नहीं रह जाएंगे। लेकिन देखा आपने कि कितना बड़ा झूठ उन्होंने बोला और उसके बाद फिर से उसी हिंदू मुस्लिम पर उतर आए और इसी वजह से आरएसएस भी नाराज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार, उनका तानाशाही रवैया, ईश्वर से बड़ा अपने को घोषित कर देना, रामलला की उंगली पकड़ करके चलना और अपने तमाम चाटुकारों और अंधभक्तों से भगवान से ऊपर का दर्जा दिला देना नरेंद्र मोदी के हित में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं है। और इस मुद्दे को भी विपक्ष भुना पाने में नाकाम साबित हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनसभाओं में विपक्ष की धज्जियां उड़ाते हैं, झूठी बातें और जुमले और तमाम तरह की लोक लुभावन बातें कह करके जनता के दिल को छूते हैं, एक छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा मुद्दा बना देते हैं। अभी वह कला विपक्ष में नहीं आया है और राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जितने भी क्षत्रप हैं अभी उनमें भी वह कला नहीं आया है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार सत्ता में आए हैं, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो विपक्ष के नेता ही हैं, जो बड़े मुद्दे को भी नहीं उठा पाते हैं, छोटे मुद्दों की तो बात ही दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2024 का चुनाव लड़ा है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाना मुश्किल काम नहीं है, बशर्ते उनके सभी झूठ को उजागर किया जाए,
उनकी तमाम गारंटियों के महाझूठ को उजागर किया जाए। मोदी की गारंटी के रूप में जिस तरह से तमाम झूठ और पिछले 10 साल की उपलब्धियों को पेश करते हैं, उस झूठ को भी अगर ज़मीनी स्तर पर उठा करके लोगों को बताया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत कभी नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री का कहना है कि 4 करोड़ लोगों को मैंने मकान दिया है, लेकिन यह सरासर झूठ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में कहती हैं कि 3 करोड़ लोगों को मकान दिया गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं 4 करोड़ लोगों को मकान दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि 5 करोड़ लोगों को मकान दिया गया है। अब इसमें किसको सच माना जाए, किसको गलत, और इस सच और झूठ को जमीनी स्तर तक ले जाने में इंडिया गठबंधन नाकाम रहा। इसी तरह से चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे लाभार्थी योजना हो, जितनी भी योजनाओं का दंभ भरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसकी सच्चाई अगर जनता तक ले जाया जाए तो शायद नरेंद्र मोदी की कलई खुल जाएगी और उनका झूठ सबके सामने आ जाएगा और उनका चुनाव जीतने का जो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है उस पर डेंट लग जाएगा। लेकिन अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना लिया है, जिसमें नायडू भी हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं, नीतीश कुमार भी हैं, वो भी धर्मनिरपेक्ष हैं, और इन लोगों की जितनी मांगे शुरू से रही हैं कमोबेश आज भी हैं और छन छन करके बातें आ रही हैं कि इन मांगों को मनवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, चाहे वह विशेष राज्य का दर्जा हो, आंध्र को, बिहार को, चाहे वह ओबीसी जनगणना कराने की बात हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सामान्य जनगणना जो हर 10 साल 11 साल पर आयोजित की जाती है उसे भी नहीं करा सके हैं। 2011 में कांग्रेस ने जनगणना कराई थी, लेकिन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनगणना नहीं कराई। सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पर 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़े अगर प्रकाशित हो गए होते तो जनगणना ओबीसी की कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ओबीसी को उनका हक अधिकार उतना देना पड़ता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 की सामान्य जनगणना, सारी जातियों, सारे धर्म के लोगों की जनगणना न करा करके यही साबित किया है कि उन्होंने इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और आज़ादी के बाद हर 10वें साल होने वाली जनगणना को नज़रअंदाज करके इस देश को तमाम उन आंकड़ों से महरूम किया है जो कि जानना लोगों को ज़रूरी होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 2024 के चुनाव को लड़ा है, अगर इसी तर्ज पर आगे भी चुनाव लड़ेंगे और जो ज़मीनी मुद्दे हैं, चाहे वो ओबीसी का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, चाहे मुसलमानों को उनका हक अधिकार देने का मुद्दा हो, अगर वह यू टर्न नहीं लेंगे तो 2024 में तो नहीं, लेकिन 2029 के चुनाव के पहले मध्यावधि चुनाव होगा और उन मध्यावधि चुनाव में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मुद्दों से यू टर्न लेकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी पूरी तरह से हार होगी। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत हद तक ज़मीनी स्तर पर प्रचार हो चुका है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है। उन राज्यों में ज़मीनी स्तर तक कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जा करके अपने
मुद्दे को समझाता है तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो जाएगी और उसका सुपड़ा भी साफ हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।